हेलो। हेलो। ओके। चलो भाई, और आगे चलते हैं हाइड्रोडायनेमिक्स में। और इसके बाद एक दो और बड़ी बढ़िया एप्लीकेशंस हम देखने वाले हैं, लेकिन उसको देखने से पहले जस्ट लेट अस डिवोट अ फ्यू सेकंड्स इन स्टडिंग अ सिंपल इंस्ट्रूमेंट दैट इज नोन एज मैनोमीटर। और मैनोमीटर बेसिकली प्रेशर मेजर करने की एक बड़ी पुरानी डिवाइस है। और क्या होती है, कैसे वर्क करती है, बहुत सिंपल सी डिवाइस है। उसको एक मिनट देख लेते हैं, क्योंकि आगे चल के जो हम इंस्ट्रूमेंट्स देखने वाले हैं उनमें कई इंस्ट्रूमेंट्स में ये मैनोमीटर का काफ़ी यूज़ होता है। तो एक बार देख लेते हैं क्या होता है। इट्स वेरी सिंपल, कुछ नहीं होता है। फंडा बस इतना सा होता है कि एक ऐसे यू शेप का पाइप होता है, और इस पाइप के अंदर ये ब्लू कलर का जो मैंने दिखाया है, इस तरीके से कोई डेंस सा लिक्विड भर देते हैं। और अब ये लिक्विड मैंने तो यहाँ वाटर कर दिया है, वाटर भी हो सकता है। अगर मान लो बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर्स मेजर नहीं करने हैं तो पानी से भी काम चल जाता है। बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर्स करने मेजर करने हैं तो पानी की बजाय वो थोड़ा हैवी लिक्विड ले लेते हैं, जैसे यस मरकरी ले सकते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये वैसे अगर आप देखो तो अगर एक यू ट्यूब के अंदर आप कोई भी लिक्विड भर दोगे तो दोनों साइड पे लेवल तो बराबर रहेगा। लेकिन अब ये लोग क्या करते हैं कि अगर मान लो सपोज मेरे पास एक स्टीम इंजन है यहाँ पे, और स्टीम इंजन के अंदर मेरे को पता है कि स्टीम इंजन के अंदर अगर प्रेशर मान लो सपोज 40 एटमॉस्फेयर को एक्सीड कर गया तो इंजन के फटने के चांसेस, एंड यू नो वेरी वेल कि बॉयलर उसका फट गया तो देयर विल बी अ ह्यूज लॉस एंड एवरीथिंग। तो आपने उसके अंदर एक मैनोमीटर लगा रखा है, और एक बंदा कंटिन्यूसली देखता रहता है कि भाई प्रेशर 40 के ऊपर अगर ये फटने वाला है तो लेट अस से सेफ्टी मार्जिन रखते हैं कि 35 से एक्सीड नहीं करना चाहिए कभी भी। तो आप क्या करोगे कि ये पूरा स्टीम इंजन है, इसकी फंक्शनिंग तो अपनी अलग चल रही है। यहाँ पे एक पतला सा पाइप निकाल लोगे, और इस पाइप को यहाँ से, ये येलो कलर का जो पाइप है, इस पाइप को ये लोग मैनोमीटर के एक एंड से कनेक्ट कर देते हैं यूँ। अब आप देखो कि अगर मान लो सपोज गैस का प्रेशर अगर पी है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट है, गैस का प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर बराबर होंगे, ये पी नॉट और ये पी नॉट अगर बराबर होंगे, तो मैनोमीटर के दोनों साइड पे पानी का लेवल बराबर रहेगा। लेकिन अगर ये वाला प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा है तो ये पानी को दबाएगा, यहाँ से पानी इधर से दबेगा तो इधर से उठेगा, और दोनों तरफ लेवल अनइक्वल हो जाएगा। जितना ज़्यादा प्रेशर होगा पी नॉट से जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा मैनोमीटर के दोनों तरफ डिफरेंस बढ़ता जाएगा। और मान लो अब आपको अगर मैथमेटिकली प्रेशर की वैल्यू मेजर करनी है तो यू कैन वेरी इजीली मेजर इट। यहाँ पे अगर गैस का प्रेशर पी नॉट है और पानी के दोनों साइड के लेवल डिफरेंस हो गया है मान लो एच, तो आप सिंपल सा इसमें हाइड्रोस्टैटिक्स का लॉ लगा सकते हो। ध्यान से देखो कि मैनोमीटर हाइड्रोडायनेमिक्स में यूज जरूर होता है, बट इसमें प्रिंसिपल जो लगेगा वो सिंपली हाइड्रोस्टैटिक्स का होगा, क्योंकि लुक केयरफुली कि यहाँ पे कोई लिक्विड फ्लो नहीं कर रहा है, वो हल्का सा मूव करके रुक गया है, स्टेशनरी है। और स्टेशनरी लिक्विड के अंदर तो आपको पता ही है कि एक लिक्विड के अंदर जब तक आप रहोगे तब तक सेम लेवल पे प्रेशर तो सेम रहता है। तो बस यहाँ और यहाँ प्रेशर इक्वल कर दो। यू कैन इजीली सी कि जो लेफ्ट साइड में प्रेशर है ये हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट प्लस रो जी एच, लिख देता हूँ पी नॉट प्लस रो जी एच। और राइट साइड में जो प्रेशर रहेगा, मैंने गलती से पी नॉट लिख दिया, इसको मैं पी कर देता हूँ। तो राइट साइड में जो प्रेशर रहेगा वो है पी। तो यू कैन इजीली सी कि पी माइनस पी नॉट जो होगा ये हो जाएगा सिंपली रो जी एच के बराबर। और फर्दर यू नो वेरी वेल कि कोई भी प्रेशर में से अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये जो डिफरेंस आता है, इस डिफरेंस को ये लोग कई बार गेज प्रेशर बोलते हैं। तो जो मैनोमीटर है, इस तरह का जो फिगर में मैंने दिखाया है मैनोमीटर, ये मैनोमीटर आपको बेसिकली गेज प्रेशर मेजर करके देता है कि भाई एटमॉस्फेयर तो ठीक है, वो तो फ्री में मिलता है उतना प्रेशर, तो उसके ऊपर कितना किया है आपने प्रेशर, वो आपको देता है मैनोमीटर। और मैनोमीटर में पानी या लिक्विड जो भी है उसकी हाइट, उसकी डेंसिटी वगैरह अगर पता है तो ये इसके अकॉर्डिंगली फिर कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना प्रेशर आ रहा है। और इस चीज़ का डिवाइस का यूज़ होता है इंडस्ट्री में, हज़ारों जगह यूज़ होता है। और अब तो खैर चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो गई, अब तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ज़्यादा आ गई हैं, लेकिन फिर भी कई सारे बहुत क्रूशियल चीज़ जगह जो होती है ऐसी, ये मैकेनिकल डिवाइसेस जो होती हैं, इनके साथ सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये इतने आराम से फेल नहीं होती हैं। कोई शॉर्ट सर्किट नहीं होगा इसमें, कोई ईएमपी चला दोगे तो वो फ्राई नहीं हो जाएगा जैसे हमने साई-फाई मूवीज़ में देखा है। ये डिवाइसेस बड़ी रोबस्ट होती हैं। तो बहुत सारी ऑयल मिल्स वगैरह में जहाँ पे इनको सॉलिड चीज़ चाहिए, मतलब ठीक है, मतलब इनको ऐसी चीज़ चाहिए जो फेल नहीं हो बिल्कुल, जिसके फेल होने से बहुत बड़ा कांड हो सकता है। इस तरह की जो जगह होती है वहाँ पे अभी भी कई जगहों पे ये इसी तरह का मैनोमीटर यूज़ करते हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी रोबस्ट एंड ये चलता रहता है, ये बात है।
तो ये फंडा है, ये ध्यान रखना कि मैनोमीटर क्या होता है। बहुत सिंपल सी डिवाइस है और बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे आपको ये पूरा स्ट्रक्चर नहीं दिखाते हैं मैनोमीटर का। आपको ऐसे दिखाएंगे कि भाई एक पाइपलाइन जा रही है, इसमें हमने 0.1 के ऊपर प्रेशर का मेजरमेंट लिया, 0.2 के ऊपर प्रेशर का मेजरमेंट लिया। अब ये मेजरमेंट वो हो सकता है मैनोमीटर से ले रहे हो, लेकिन वो पूरा ऐसा स्ट्रक्चर नहीं दिखाएंगे आपको यूट्यूब जैसा। वो आपको सिंपली ऐसी डिवाइस दिखा देंगे, ये दिखा देंगे, एक डायल लगा देंगे इसके ऊपर, और आप समझ जाओ कि मैनोमीटर है या इलेक्ट्रॉनिक सेंसर है, जो भी है, कुछ ना कुछ प्रेशर मेजरिंग डिवाइस को कई बार वो एक सिंबल के थ्रू भी दिखा देते हैं, जो कि अभी अपन आगे देखेंगे। तो खैर चलो, मैनोमीटर की तो सिंपल सी बात ये हो गई। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, अब हम अपने असली मुद्दे के ऊपर आते हैं। देखो, हम दो बड़ी इंपॉर्टेंट डिवाइसेस अभी देखने वाले हैं और बहुत यूज़ होती हैं एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में, बहुत जगह पे यूज़ होती हैं। और पहली डिवाइस तो बड़ी सिंपल सी है, जिसको ये लोग बोलते हैं पिटॉट्स ट्यूब। ठीक है, मैं आपको स्पेलिंग भी दिखाता हूँ। और पहली जो चीज़ होती है इसको तो ये लोग बोलते हैं पिटॉट्स ट्यूब। और बर्नौलीज थ्योरम की एक बड़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होती है, और इसका काम ये होता है कि अगर एक पाइप के अंदर लिक्विड फ्लो हो रहा है तो ये लिक्विड फ्लो की वेलोसिटी को मेजर करती है, या कई बुक्स में आपको ये भी लिखा मिल जाएगा कि ये लिक्विड की रेट ऑफ फ्लो को मेजर करता है थ्रू अ पाइप। अब वेलोसिटी, रेट ऑफ फ्लो वगैरह कैसे मेजर होता है पिटॉट्स ट्यूब के थ्रू, वो अभी आप देखो। या उसके पहले चलो लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू कि पिटॉट्स ट्यूब होता क्या है, इंस्टॉल कैसे किया जाता है। सी, फंडा ये होता है कि अगर मान लो सपोज मेरे पास एक पाइपलाइन जा रही है, मान लो एक बड़ी बड़ी सी खतरनाक सी ऑयल की पाइपलाइन है, मोटी सी, और लेट अस से कि वो अपने को ऑयल सप्लाई कर रही है इंडिया को। अब आप देखो, इसमें पिटॉट्स ट्यूब को लगाया इस तरीके से जाता है कि इसके अंदर, पाइपलाइन के अंदर, दो होल्स किए जाते हैं, विच इन इटसेल्फ इज डेंजरस। बिकॉज हाई प्रेशर पाइपलाइंस के अंदर ऐसा नहीं कि बस आप एक घर वाली ड्रिल लेके जाओगे और होल कर दोगे, नहीं, गड़बड़ हो जाएगी। ये सारी की सारी चीज़ें पाइप के अंदर ऑयल छोड़ने वगैरह से पहले अच्छे से इंस्टॉल करके रखते हैं। तो दो होल्स किए जाते हैं, एक होल के अंदर तो सिंपल एक वर्टिकल पाइप लगा देते हैं ऐसे, और दूसरे होल के अंदर एक पाइप तो लगाते हैं, लेकिन इस पाइप को ऐसे आगे जाके, यू कैन इजीली सी, आगे जाके ऐसे एल शेप में थोड़ा सा बेंड करके छोड़ देते हैं, जैसा मैंने दिखाया इस तरीके से ये दो पाइप्स इंस्टॉल करते हैं। अब देखो, ये जो अरेंजमेंट बन गया ना पूरा, ये अरेंजमेंट एक तरीके से अगर आप देखोगे तो इसी को आप सिंपल लैंग्वेज में पिटॉट्स ट्यूब बोल सकते हो। कई बुक्स में ये दिया रहता है खाली इसी को पिटॉट्स ट्यूब बोल देते हैं, बट इट इज़ बेटर कि आप समझ लो कि ये पूरी जो चीज़ है, पूरी अरेंजमेंट को ये लोग बोलते हैं पिटॉट्स ट्यूब। और ध्यान रखना, पहली चीज़ नोट्स में आप लिख भी लो कि पिटॉट्स ट्यूब का जो फंडामेंटल काम होता है वो होता है लिक्विड के फ्लो की वेलोसिटी मेजर करना। और हमें फर्दर पता है कि जो रेट ऑफ फ्लो होता है ये होता है वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। पिटॉट्स ट्यूब आपको वेलोसिटी मेजर करके देता है, और ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है पाइप का, ये तो भाई आप आराम से मेजर कर ही सकते हो, तो वो आप मेजर करके उसमें मल्टीप्लाई कर दो तो आपको रेट ऑफ फ्लो भी आ जाता है। बट फंडामेंटली दिस अरेंजमेंट विल मेजर वेलोसिटी एंड गिव अस। और अब ये वेलोसिटी कैसे मेजर करता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। सेम, आप इसमें पिटॉट्स ट्यूब में दो पॉइंट्स ले लो, एक पॉइंट ले लो आप 1, और एक यहाँ पे आप पॉइंट ले लो 2। यू कैन इजीली सी कि हम ऑब्वियसली हम इसमें बर्नौलीज थ्योरम लगाने वाले हैं। हमें पता है कि किसी भी लिक्विड फ्लो के अंदर एक ही स्ट्रीम लाइन के ऊपर अगर दो पॉइंट लोगे तो उनके बीच में हम बर्नौलीज थ्योरम लगा सकते हैं। तो आप देखो, पॉइंट 1 और पॉइंट 2 अगर आप देखो तो यू कैन इजीली सी दैट दे लाई ऑन वन सिंगल स्ट्रीम लाइन, बिकॉज ये स्ट्रीम लाइन आ रही है इस तरीके से। और पॉइंट 2 के ऊपर अगर आप देखोगे तो लिक्विड ऑलमोस्ट स्टेशनरी हो गया, बिकॉज पॉइंट 2 हमने, वैसे तो मैंने पाइप की बिल्कुल टिप पे ले लिया, आपको टिप नहीं अच्छा लग रहा तो थोड़ा अंदर ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पॉइंट 2 मान लो हमने ये एल शेप के पाइप के अंदर ले लिया है। अब एल शेप के पाइप के अंदर अगर आप देखोगे तो लिक्विड थोड़ा ऊपर तो चढ़ेगा, लेकिन चढ़ते चढ़ते कहीं ना कहीं तो रुकेगा। ठीक है, आपके माइंड में ये भी बात आ सकती है कि सर आपने पाइप में तो होल ही कर दिया तो लिक्विड तो बस यहाँ से निकलता रहेगा। आप देखो, ऐसा नहीं कि आप इस पाइप की हाइट इनफाइनाइट कर दोगे तो भी निकलता रहेगा। किसी भी पानी की पाइपलाइन में भी अगर गलती से छेद हो जाता है तो वहाँ से पानी का फव्वारा टाइप का निकलता है, और वो फव्वारा एक हाइट तक जाता है ना, ऐसा थोड़ी कि अर्थ के बाहर तक चला जाता है। तो जितनी भी हाइट तक जाता है उससे ज़्यादा हाइट का पाइप दे दो, तो जितनी भी हाइट तक पाइप जाने वाला था उससे ज़्यादा हाइट का पाइप दे दो तो आपका काम हो जाएगा। फिर वो फव्वारा बन के बाहर नहीं निकलेगा, वो एक सर्टेन लेवल तक आके वहाँ पे रुका रहेगा। तो ये दोनों जगह अगर पानी मान लो यहाँ पे और यहाँ पे आके एक लेवल पे आके रुक गया है, तो अब आप देखो कि पॉइंट 2 को अगर आप देखोगे तो जानबूझ के हमने पॉइंट 2 ऐसी जगह पे लिया है जहाँ पे आके लिक्विड स्टैग्नेट हो गया, जहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गई है। सी, मैं 1 और 2 के ऊपर प्रेशर प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर
इसको मैं इक्वल करने वाला हूँ, यू नो वेरी वेल कि ये तो हम करेंगे ही। तो जरा इसको मैं लिख भी लेता हूँ एक बार, ठीक है। 1 और 2 के ऊपर बीच में मैं बर्नौली लगाने वाला हूँ। अब इसमें देखो सबसे पहली चीज़ तो ये कि जानबूझ के 1 और 2 मैंने सेम एलिवेशन पे लिए हैं, तो इसका मतलब है कि ये वाला टर्म तो दोनों का कट नहीं वाला है। लेट्स नॉट वरी अबाउट देम। P1 और P2 में आप देखो कि पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 में 1 के ऊपर अगर आप देखो, 1 तो मैंने ऐसी जगह पे लिया है जहां पे अभी इस पाइप का कोई इफेक्ट आया नहीं है, पाइप से सफिशिएंट दूरी पे लिया है मैंने। तो 1 पॉइंट के ऊपर अगर आप देखोगे तो जो लिक्विड की वेलोसिटी है वही रहेगी, ये वाली वेलोसिटी रहेगी 1 के ऊपर। लेकिन 2 मैंने जानबूझ के ऐसी जगह लिया है जहां पे वेलोसिटी अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाती है। तो अब आप देखो कि 1 के ऊपर तो लिक्विड के फ्लो की नेचुरल वेलोसिटी है, और 2 के ऊपर अगर आप देखोगे तो वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो ये मैं रख देता हूं अगर, तो जो बड़ी सी इक्वेशन थी इट बिकम्स मच स्मॉलर। और फर्दर देखो कि इससे अगर आप देख लो तो यू कैन इजीली सी दैट P2 माइनस P1 विल बी इक्वल टू हाफ रो वी स्क्वायर, ये बोल सकते हो। एंड यू कैन फर्दर सी कि पॉइंट नंबर 1 के ऊपर प्रेशर कितना है, ये हम मेजर कर सकते हैं यहां से। कहां से, मैं लाइन बना के दिखाता हूं आपको इधर से। यू कैन सी कि अगर यहां से आप देख लो तो यहां से एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 है, और ये रेड वाली जो हाइट है, ये हाइट अगर एक सेकेंड के लिए H1 है, तो P0 प्लस रो जी H1 अगर आप करोगे तो प्रेशर आ जाएगा पॉइंट 1 पे। और सिमिलरली यू कैन सी कि अगर ये वाली हाइट H2 है तो P0 प्लस रो जी H2 करोगे तो प्रेशर आ जाएगा पॉइंट नंबर 2 पे, और इन दोनों का डिफरेंस यू कैन इजीली सी विल बी सिंपली इक्वल टू रो जी H, जहां पे H का मतलब क्या हुआ, H का मतलब इन दोनों के लेवल के बीच में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस आ जाएगा आपका H की जगह। सो रो जी H इज इक्वल टू हाफ रो वी स्क्वायर, रो कैंसिल कर दो तो वेलोसिटी आ जाएगा, ये फॉर्मूला तो बड़ा फेवरेट हो गया अपना, वेलोसिटी इक्वल टू √2gh आपकी कई जगह आ जाती है। तो आपको अब खाली इतना करना है कि अगर मान लो किसी पाइपलाइन के अंदर पेटोट्स ट्यूब इंस्टॉल्ड है और आप इंस्पेक्शन करने जाते हो कि भाई प्रेशर मेरे को रेट ऑफ फ्लो या वेलोसिटी चेक करनी है, तो आप बस खाली जाओ और पेटोट्स ट्यूब में दोनों जो लेवल्स रहते हैं, मरकरी के, वाटर के, जो भी है, दोनों लेवल्स के बीच का डिफरेंस देखो, और डिफरेंस देखने के बाद बस √2gh लगा दोगे, डेंसिटी भी कट जाती है, रो भी कैंसिल हो जाता है। तो यू कैन सी कि बस आप खाली √2gh लगा दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा कि भाई उस पाइपलाइन के अंदर पानी या जो भी गैस है, जो भी चीज़ है वो कितनी, गैस तो चलो नहीं बोलना चाहिए बिकॉज गैस के केस में अभी हम देखेंगे कि डिज़ाइन अलग हो जाता है थोड़ा पेटोट्स ट्यूब का, लेकिन जो भी लिक्विड फ्लो कर रहा है वो लिक्विड कितनी स्पीड से फ्लो कर रहा है वो आपको 100% यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये बात है, दिस इज हाउ द इंस्ट्रूमेंट वर्क्स, एंड यू कैन इजीली सी कि बहुत सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट है। एक बार अगर आपने लगा के छोड़ दिया तो कभी भी आप आके रीडिंग बड़े कन्वीनियंटली ले सकते हो, और आराम से आपको पता चल जाएगा कि किस जगह पे कितनी स्पीड से लिक्विड किस रेट से फ्लो कर रहा है। तो ये सिंपल सी डिवाइस है। हालांकि अब इस डिवाइस का एक बड़ा मेजर ड्रॉबैक भी है। यू कैन सी कि अभी मैं थोड़ी देर पहले गलती से गैस भी बोल गया था, फिर मैंने उसको करेक्ट किया था, क्योंकि आप खुद ही देखो कि गैस के केस में ये डिवाइस नहीं वर्क करने वाली, ये डिज़ाइन नहीं वर्क करने वाला। डिवाइस तो वर्क करेगी बट उसको थोड़ा सा चेंज करके अपने को उसको काम करना पड़ेगा उसका। सी गैस के साथ आप देखो कि गैस को अगर आप यहां से निकालना शुरू करोगे तो गैस कहीं भी जाके एक सरफेस नहीं बनाती है, गैस बस चलती जाएगी। गैस को अगर एक्सपैंड होने का मौका दिया जाए तो वो एक्सपैंड होती जाएगी, तो उसकी कोई लिमिट नहीं है कि भाई उसकी 2-4 डिमांड्स मान ली तो सेटिस्फाई हो जाएगी, नहीं, वो डिमांड करती जाएगी, फैलती जाएगी बेसिकली। तो यही प्रॉब्लम है यहाँ पे कि गैस के केस में अगर आप ऐसे ऊपर से खुला छोड़ दो, इस तरह के जो सिस्टम होते हैं इनको ओपन सिस्टम बोला जाता है। तो ये ओपन सिस्टम्स लिक्विड के लिए तो वर्क कर जाते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली ये गैस के लिए बिल्कुल वर्क नहीं करते हैं। तो गैस के लिए कंसेप्ट सेम रहेगा, बस इस डिजाइन को थोड़ा सा चेंज किया जाता है। वो मैं आपको दिखाता हूं कि पेटोट्स ट्यूब गैस के लिए किस तरीके से वर्क करता है। देखो गैस के लिए बेसिकली ये क्लोज सिस्टम बना देते हैं। जैसे आप ये देखो, ये जो मैंने डिज़ाइन बनाया है, इस डिज़ाइन को आप देखो कि मैंने बेसिकली वही एल शेप का ट्यूब लिया है, एक सीधा ट्यूब लिया है, लेकिन अब की बार दोनों को खुला नहीं छोड़ा है, दोनों को मैंने नीचे से कनेक्ट कर दिया है और इसके अंदर कोई भारी सा लिक्विड भर दिया है। मान लो यहाँ पे मैंने मरकरी, वाटर, कुछ भी लिक्विड भर दिया है। मान लो लिक्विड की डेंसिटी है मान लो रोएल। यू कैन ऑल्सो सी कि जो लिक्विड भरा है, ये लिक्विड एक तरीके से अगर आप देखो तो मैनोमीटर जैसा ही एक तरह से। और अब अगर मान लो सपोज इस पाइप के अंदर मैं हाई स्पीड से गैस फ्लो करवाना शुरू करता हूं, तो जानबूझ के
0.1 मैंने ऐसा बनाया, मतलब रीजन 1 मैंने ऐसा लिया है जहाँ पे जाके गैस नियरली स्टेशनरी हो जाएगी। भाई यहाँ पे अगर आपकी गैस एंटर हो गई तो ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे से चलती 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 जाएगी। भाई यहाँ पे तो जाके ब्लॉक हो गया है ना, टनल बंद हो गई है। तो अगर गैस एंटर करती भी है तो अंदर जाके ये सब स्टेशनरी हो जाएगी, लेकिन पाइप के अंदर यहाँ तो ये बिल्कुल बिंदास मजे से अपनी स्पीड से फ्लो करेगी। तो यहाँ पे भी पॉइंट नंबर 1 के ऊपर वेलोसिटी 0 है गैस की और 2 के ऊपर वेलोसिटी v है। तो मैं वापस 1 और 2 के बीच में बर्नौली लगाने वाला हूं। बर्नौली के तीनों टर्म्स होते हैं प्रेशर प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर। अब यहां पे वैसे भी हमें पता है कि गैसेस के लिए ये एलिवेशन वाला टर्म तो यूजलेस ही होगा, बिकॉज गैस में भी आप देख लो कि 1 और 2 देखने में लग रहा है कि अलग अलग हाइट पे है, लेकिन गैस की डेंसिटी इतनी कम होती है कि गैस का जो रोजीएच वाला प्रेशर होता है उसका इफेक्ट तो तब आता है जब 2-2, 3-3 किलोमीटर की हाइट का डिफरेंस लो, तब उसका इफेक्ट आता है। तो 1 और 2 के बीच में ये रो जी एच वाले टर्म में तो कोई बहुत ज़्यादा दम है नहीं, उसको तो हम हटा ही देंगे। और बाकी 0.1 के ऊपर अगर प्रेशर P1 है, पॉइंट वन के ऊपर वेलोसिटी अप्रोक्सीमेटली 0 है, तो 1 वाला टर्म तो हो गया ऐसे। 0.2 के ऊपर गैस का प्रेशर अगर P2 है और वेलोसिटी v है तो ये हो गया। और रो भी अब आप ध्यान से देखो कि यहाँ पे डेंसिटी दो चीज़ों की अलग अलग है, गैस की अलग है और नीचे मैनोमीटर में जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी अलग है। तो क्लियरली बोलना पड़ेगा, नहीं तो आगे गड़बड़ हो जाएगी। ये जो बर्नौली लगाई है ये मैंने गैस के लिए लगाई है, बिकॉज गैस इज द थिंग दैट इज फ्लोइंग। लिक्विड तो स्टेशनरी है, लिक्विड के ऊपर तो हाइड्रोस्टैटिक्स के भी लॉज लग जाएंगे। तो गैस के लिए आई विल राइट इक्वेशन लाइक दिस एंड आई कैन से नाउ कि P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो गैस इंटू वी स्क्वायर। ये बन जाएगी आपकी एक इक्वेशन। एंड यू नो वेरी वेल कि अब ये जो P1 माइनस P2 है, ये P1 माइनस P2 तो हमें पता है, ये पॉइंट के ऊपर पूरा एक जैसा प्रेशर है और ये पॉइंट के ऊपर एक जैसा प्रेशर है। जितना गैसियस रीजन है उसमें ये ध्यान रखना है कि गैस के अंदर अगर आप थोड़ी बहुत हाइट ऊपर नीचे करते हो तो प्रेशर में कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। तो प्रेशर्स का जो डिफरेंस होगा P1 माइनस P2, ये खाली आपका इस रीजन की वजह से होगा, जो मैंने अभी ग्रीन कलर से शेड किया हुआ है। तो देयरफॉर लिक्विड की डेंसिटी अगर रो एल है तो यू कैन इजीली से दैट P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो एल इंटू जी मल्टीप्लाइड बाय एच। ये हाइट जो है 3 जिसको मैंने दिखाया है यहाँ पे, इसको मैं एच बोल रहा हूँ। तो दिस विल बी इक्वल टू हाफ रो गैस इंटू वी स्क्वायर। तो यहाँ पे यू कैन इजीली सी कि कंसेप्ट सेम ही है, लेकिन डिजाइन थोड़ा सा फर्क हो जाता है। और फॉर्मूला तो मैं बोलूंगा नहीं याद करने को, बिकॉज ऐसा नहीं कि हर साल क्वेश्चन आता है मैनोमीटर के ऊपर। कंसेप्ट समझ लो और छोटा सा रिजल्ट है विच यू कैन वेरी इजीली डिराइव, बट यू कैन स्टिल इजीली सी कि यहाँ पे जो फाइनल रिजल्ट आता है, नॉट अ फॉर्मूला बट जो फाइनल रिजल्ट आता है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। 2 रो एल बाय रो जी इंटू जी एच का अंडर रूट। वेलोसिटी अगर आप देखोगे तो वेलोसिटी इस तरीके से दोनों के डेंसिटीज के रेशियो वाला टर्म एक एक्स्ट्रा आ जाता है यहाँ पे, ये बात है। तो ये ध्यान रखना, छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है बट बड़ा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होता है। इसके अनंत प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होते हैं पेटॉट्स ट्यूब के। और इस तरीके से लिक्विड वाले केस में और गैस वाले केस में आप पेटॉट्स ट्यूब को के केस मतलब जो पेटॉट्स ट्यूब की एनालिसिस है वो पूरी कर सकते हो। और आगे देखो, पेटॉट्स ट्यूब के डिजाइन्स थोड़े बहुत और अलग अलग होते हैं, बिकॉज सी पेटॉट्स ट्यूब इज समथिंग जिसको इंडस्ट्री में काफ़ी यूज़ किया जाता है। इंडस्ट्रियली यूज़ करी जाने वाली चीज़ों के आपको दुनिया में हजारों डिज़ाइंस मिल जाएंगे। कई सारे तो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि आप एक्चुअली आपके सामने पेटॉट्स ट्यूब रखा होगा और आपको समझ में नहीं आएगा कि अच्छा ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ जो है ये पेटॉट्स ट्यूब है। अब जैसे यहाँ पे आप देखो, ये जो मैंने आपको डिज़ाइन दिया है ये हल्का सा वेरिएशन है, ये गैस के लिए पेटॉट्स ट्यूब को बनाया है मैंने आपको क्या करके बताया था, मैंने इसको नीचे से बना दिया था। इन्होंने कहा कि नहीं हम नीचे से नहीं हम ऊपर से ही बनाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ से ऊपर से एक एल शेप पाइप लिया, ये सीधा पाइप लिया, जो फर्स्ट वाला पेटॉट्स ट्यूब था वैसा इन्होंने एल शेप का पाइप सीधा पाइप लिया। और यहाँ पे क्लोज सिस्टम बनाने के लिए ऐसे यू शेप का ट्यूब ले लिया मैनोमीटर, और मैनोमीटर को इस तरीके से कनेक्ट करके आप देख लो, यू कैन सी कि अल्टीमेटली वर्किंग सारी की सारी सेम ही रहेगी। सो यू कैन इजीली सी कि डिज़ाइन आप थोड़ा बहुत ऐसे भी चेंज कर सकते हो। और प्रैक्टिकली अगर आप देखो, प्रैक्टिकली अगर आप एयर ट्रैवल फ्रीक्वेंटली करते हो तो वैसे कोई इतना नोट नहीं करता है एयरक्राफ्ट में बैठने से पहले, लेकिन अगर आप ध्यान से कभी देखोगे, ज़्यादा ही ध्यान से मत देखना कि आप इंस्पेक्शन करते रहो और एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ को शक हो जाए कि आप भाई कर क्या रहे हो। लेकिन अगर थोड़ा बहुत इधर उधर देखोगे तो यू विल सी कि एरोप्लेन के अंदर भी आपको इस तरह की एक चीज़ दिखेगी, बढ़िया सा
अच्छी क्वालिटी का ऐसा स्टील का बेंड पाइप टाइप का आपको दिखेगा। ये जो चीज़ होती है ये एल शेप की, ये पिटॉट्स ट्यूब होती है। और इसका काम क्या होता है? सी पेटोट्स ट्यूब का काम था कि लिक्विड के या गैस के फ्लो की स्पीड नापते थे। फ्लो की स्पीड किसके रिलेटिव? पाइप के रिलेटिव। अब आप देख लो कि यहां पे भी अगर एरोप्लेन मूव कर रहा है तो एरोप्लेन के मूवमेंट की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू एयर, एयर स्टेशनरी होगी, तो एयर के रिस्पेक्ट में एरोप्लेन की कितनी स्पीड है वो मेजर करने का काम आपका यहां से हो जाता है। ऑब्वियसली अब तो खैर बहुत सारी और डिवाइसेस भी हैं, जीपीएस यूपीएस के थ्रू भी आप मेजर कर सकते हो, बहुत सारे तरीके होते हैं मेजर करने के, लेकिन एक बड़ा प्राइमरी और सॉलिड तरीका ये होता है कि ये पिटॉट्स ट्यूब लगा देते हैं और उसके थ्रू ये मेजरमेंट्स लेते रहते हैं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, एक छोटी सी अच्छी सी डिवाइस है पिटॉट्स ट्यूब। और आगे चलते हैं पिटॉट्स ट्यूब के, ओके सॉरी मैसेज फॉर द एडिटिंग टीम। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि एक छोटी सी अच्छी सी चीज़ है पिटॉट्स ट्यूब, यहाँ पे काट देना है। इसके आगे मैंने बोला था और आगे चलते हैं, वो सब नहीं लेना है, वो सब काट देना है। और मैं पानी पी के फिर बोलना शुरू करता हूँ। और ठीक है, अब बोलता हूँ वापस। चलो और आगे चलते हैं। पिटॉट्स ट्यूब का एक बड़ा भाई और होता है, और इसको ये लोग बोलते हैं वेंचुरीमीटर। सी नाम भी लिखा हुआ है, स्पेलिंग वेलिंग नोट कर लो आप अच्छे से। एक और पिटॉट्स ट्यूब जैसी डिवाइस होती है जिसको ये लोग बोलते हैं वेंचुरीमीटर। और वेंचुरीमीटर का काम भी लगभग वैसे ही होता है जैसे पिटॉट्स ट्यूब का था, बट इट इज़ मोर टुवर्ड्स इसकी ये किसी भी पाइप के थ्रू लिक्विड या गैस के फ्लो का रेट मेजर करता है। और रेट मेजर करने का काम ये किस तरीके से करता है, इट्स अ लिटिल बिट बिगर डिवाइस, थोड़ी सी और ज़्यादा रिफाइंड होती है, और वर्क करने का तरीका भी इसका थोड़ा सा अलग होता है। और ये भी अल्टीमेटली देखना कि मैं बोल तो शुरू शुरू में रहा हूँ कि ये रेट ऑफ फ्लो को मेजर करेगा, लेकिन अल्टीमेटली मेजरमेंट यहाँ पे भी वेलोसिटी का ही होता है, जिससे हम घुमा फिरा के रेट निकाल लेते हैं। बट चलो डिवाइस क्या होती है वो मैं आपको समझाता हूँ। डिवाइस आपकी इस तरीके से होती है। पिटॉट्स ट्यूब में तो क्या था कि खाली पाइप के अंदर 2 होल्स करो, मेन पाइपलाइन के अंदर 2 होल करो, और ऐसे ऐसे 2 ऐसे पाइप्स पतले पतले इंट्रोड्यूस कर दो, पिटॉट्स ट्यूब का काम हो गया। बट वेंचुरीमीटर इज लाइक मोर इंटरेस्टिंग। वेंचुरीमीटर ऐसे होता है कि जो ओरिजिनल पाइपलाइन जा रही थी मोटी सी, इसको काट दो, यहाँ से काट दो, काट के इतना पीस निकाल के हटा दो, फेंक दो, और इस पीस को फेंकने के बाद ये जो पूरे का पूरा डिवाइस है, ये डिवाइस को यहाँ पे लाके फिट कर दो। मतलब आपको ये ध्यान से देखना होता है कि जितनी मोटी पाइपलाइन थी, पाइपलाइन अगर इतनी मोटी थी तो वेंचुरीमीटर भी आपको उतना ही मोटा लाके लगाना होता है, तभी वो उसके अंदर फिट होगा। थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जाके मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ विच विल गिव यू एन आइडिया कि बड़े बड़े एक्चुअल वेंचुरीमीटर कितने खतरनाक होते हैं। यू कैन हैव अ लुक एट दिस पिक्चर, अमेजिंग सी पिक्चर। यू कैन सी रिफाइनरी में पाइपलाइंस वगैरह के अंदर इंस्टॉल करने के लिए ये इतने बड़े वेंचुरीमीटर यूज करते हैं। यू कैन सी कि ट्रक है, दिस गाय हियर इज अ ह्यूमन बीइंग, और ये बड़ा विशालकाय ट्रक है, और ये पूरा वेंचुरीमीटर है। यू कैन इजीली सी कि ये पाइपलाइन कितनी मोटी होगी। जितनी मोटी पाइपलाइन होती है उतना बड़ा पाइप वेंचुरीमीटर को भी इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, इधर से भी और इधर से भी। बीच का सेक्शन अगर आप देखोगे तो पतला होता है, वापस सीधा हो जाता है। ये रफली डिज़ाइन होता है आपका वेंचुरीमीटर का। तो ठीक है, ये तो असली वेंचुरीमीटर है बड़ा सा। ऐसा नहीं बोलो कि सारे वेंचुरीमीटर इतने बड़े बड़े भी बड़े ही होते हैं। लैब्स में अगर आप देखोगे तो छोटे छोटे भी होते हैं, बट दिस इज समथिंग, मतलब पीपल आर वेरी सीरियस अबाउट दिस वेंचुरीमीटर्स। ऐसा नहीं है कि बस छोटी मोटी कुछ डिवाइस है जो लगा दी और आपको फ्लो का रेट वेट पता चल जाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट। बट चलो ठीक है, आगे चलते हैं। अब जरा मैं समझाता हूँ, आइडिया देता हूँ कि किस तरीके से ये वर्क करता है, क्या है। तो यहाँ तक तो आप समझ ही गए होंगे कि वेंचुरीमीटर के अंदर एक जगह पे बड़ा क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। मान लेते हैं कि ये क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है, और यहाँ से आगे ग्रेजुअली, मैंने यहाँ तो एक पॉइंट जैसा दिखा दिया है शार्प बेंडिंग, लेकिन जनरली ये ग्रेजुअल होता है। वेंचुरीमीटर इज अ वेरी स्मूथ काइंड ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, सडन इसके अंदर चेंजेस नहीं होते एरिया के। तो यहाँ से ग्रेजुअली एरिया को कम कर करके ये कुछ करते हैं A2, और फिर वापस बढ़ा के मान लो कर देते हैं A1। ये सिचुएशन है। अब यू कैन क्लियरली सी कि यहाँ पे अगर लिक्विड के फ्लो की वेलोसिटी है मान लो V1, तो यहाँ पे ये वेलोसिटी बढ़ जाएगी, बिकॉज पाइप पतला हो गया, तो ऑब्वियसली बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ जाएगी। और हमें एज अ थंब रूल ये पता है कि किसी भी स्ट्रीमलाइन फ्लो में
जहां पे स्ट्रीमलाइन में जिस जगह वेलोसिटी ज़्यादा होती है वहां प्रेशर कम हो जाता है, जहां पे वेलोसिटी कम होती है वहां प्रेशर ज़्यादा होता है। तो अगर यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा हो गई है तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्रेशर कम हो जाएगा। दैट मीन्स कि अगर आप वेंचुरी मीटर के ऊपर अगर होल कर दो और एक ऐसा वर्टिकल पाइप लगा दो, तो यहाँ पे अगर प्रेशर कम है तो पानी कम हाइट तक चढ़ेगा, यहाँ प्रेशर ज़्यादा था तो पानी यहाँ पे ज़्यादा हाइट तक चढ़ेगा, ये बात है। तो देयरफॉर बात यह है कि यहाँ पे भी ये लोग कुछ कुछ इसी तरीके से जाते हैं, मतलब कंसेप्ट तो देखो ऑब्वियसली दोनों जगह बर्नौलीज थ्योरम ही लगेगी अल्टीमेटली। तो देयरफॉर दोनों यहाँ पे भी आपको देखने में कुछ कुछ वही लगेगा कि कुछ कुछ पिटॉट्स ट्यूब जैसा ही अरेंजमेंट है, बिकॉज दोनों के पीछे है तो फंडामेंटली बर्नौलीज थ्योरम ही, लेकिन यहाँ पे भी आइडिया वही है कि ये दोनों के हाइट का डिफरेंस मेजर किया जाता है। इसको मैं एच बोलने वाला हूँ अल्टीमेटली थोड़ी देर में। ये हाइट का डिफरेंस मेजर करते हैं और हाइट का डिफरेंस मेजर करके उन्हें ये प्रेशर डिफरेंस मिल जाता है और प्रेशर डिफरेंस से ये वेलोसिटी कुछ कर आगे कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हमारा थोड़ा सा आगे का गेम प्लान है। बट याद रखना कि हमारा अल्टीमेटली टारगेट ये है कि हमें इस पाइप के थ्रू लिक्विड कितने रेट से फ्लो हो रहा है ये निकालना है। हमारा फाइनल टारगेट है क्यू निकालना। अब क्यू निकालने का मतलब है कि क्यू होता है A1V1 और ये होता है A2V2 के बराबर भी। A1 A2 हमें पता है, अगर हम V1 V2 में से कोई एक चीज निकाल लेंगे तो हमें Q मिल जाएगा। तो फोकस करते हैं अब जरा इसके ऊपर कि ये V1 और V2 कैसे निकालते हैं, और इसके लिए हम बर्नौली की शरण में वापस जाएंगे। तो चलो बर्नौलीज थ्योरम लगाते हैं। बर्नौलीज थ्योरम के तीनों टर्म लिख लेते हैं, प्रेशर प्लस रो GH प्लस हाफ रो V स्क्वायर। अब यहाँ पे वही एज यूजुअल मैं 2 पॉइंट्स लूंगा, 1 और 2। पता ही है आपको कि मैं 1 और 2 किधर लेने वाला था, और इनके बीच में हम लगा देंगे बर्नौलीज थ्योरम। जानबूझ के दोनों को मैंने सेम लेवल पे लिया है, सेम हाइट पे लिया है। तो देयरफॉर यू कैन इजीली सी कि ये वाला टर्म तो इरेलीवेंट हो जाएगा, एलिवेशन वाला। और बाकी देखो पॉइंट 1 के ऊपर अगर प्रेशर है P1, पॉइंट 2 के ऊपर प्रेशर है P2, पॉइंट 1 के ऊपर वेलोसिटी है हाफ रो V1 स्क्वायर, पॉइंट 2 के ऊपर वेलोसिटी वाला टर्म है हाफ रो इंटू V2 स्क्वायर। तो यू कैन इजीली सी कि ये बन जाएगी बर्नौलीज इक्वेशन। हमें इंटरनली ये पता है दैट P1 इज ग्रेटर देन P2, तो इसको ऐसा लिख लो, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ऐसा लिख लो इसको। और अब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हमारा कि हमें बर्नौलीज थ्योरम के साथ साथ जनरली अगर एक्स्ट्रा इक्वेशन चाहिए रहती है तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी तो हमें लगाई देनी होती है, तो लगा देते हैं। यू कैन सी दैट A1V1 इज इक्वल टू A2V2। ठीक है, ये लगा देते हैं। तो यू कैन फर्दर से कि ये कर दोगे अगर तो आप V1 को एलिमिनेट कर दो, V1 हो जाएगा आपका A2 बाई A1 इंटू V2। ठीक है, बस ये V1 को मैं ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, सॉल्व कर लेता हूँ। तो प्रेशर डिफरेंस विल बी इक्वल टू हाफ रो नाउ V2 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर बाई A1 स्क्वायर इंटू V2 स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। और बाकी आपको पता ही है कि इसमें से थोड़ा बहुत चीज़ें कॉमन ले लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो करते हैं, बिकॉज हमें फाइनल रिजल्ट भी निकालना है। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि फाइनल रिजल्ट को आप याद करो। कई सारी गाइड्स में मैंने देखा है कि जो फाइनल रिजल्ट आता है उसको बढ़िया बॉक्स वॉक्स कर देते हैं एंड दे प्रेजेंट इन सच अ वे कि बच्चे उसको याद कर ले एज अ फॉर्मूला। देखो कर लोगे तो आपको छोटे मोटे एग्जाम्स में जो आपके लोकल टाइप के कोचिंग टाइप के एग्जाम्स होते हैं उसमें फ़ायदा हो जाएगा कि अभी मैंने चैप्टर खत्म किया और इसी के बाद मैंने आपको एक चैप्टर टेस्ट दिया, तो उसमें आपके सर्टेनली मार्क्स आर्टिफिशियली इंप्रूव हो जाएंगे, क्योंकि आपको 1 महीने 1.5 महीने के रिजल्ट्स तो याद रहते हैं, लेकिन ऐसे छोटे छोटे रिजल्ट्स ट्रस्ट में 2 साल की प्रिपरेशन के बाद आपको जेई में याद रखना बड़ा मुश्किल रहेगा। तो देयरफॉर वेंचुरी मीटर का भी रिजल्ट हम निकालेंगे जरूर, बट डोंट मेमोराइज इट एज अ फॉर्मूला। एग्जाम में अगर आता है तो आप उसको दोबारा डिराइव कर लो। तो यू कैन सी कि ये हो जाएगा आपका V2 स्क्वायर, और ब्रैकेट में आप देख लो ये हो जाएगा 1 माइनस, लिख ही देता हूँ चलो, 1 माइनस A2 स्क्वायर बाय A1 स्क्वायर। हमने देखा था कि जो ये ब्रैकेट में चीज आ गई इसी को हम कई बार गामा बोल देते थे, तो इसको हम आगे चल के गामा ही बोल देंगे। और आप देख लो कि हो गया हमारा काम ऑलमोस्ट। तो फाइनली हमें चाहिए था V2, तो V2 हो जाएगा आपके पास 2 डेल्टा P डिवाइडेड बाय रो मल्टीप्लाइड बाय गामा। ये हो जाएगा आपके पास V2 स्क्वायर का वैल्यू। तो V2 अगर चाहिए तो इस पूरी चीज का रूट आ जाएगा, ये तो हमारे पास आ जाती है V2 की वैल्यू। ठीक है, बस उसमें डेल्टा P बच गया, और बाकी डेल्टा P तो हमें पता ही है कि डेल्टा P इज नथिंग ग्रेट
ये हाइट अगर h होती है तो ये डेल्टा p जो है, दिस डेल्टा p इज नथिंग बट रो जी एच। तो इसको भी चाहिए तो पुट कर ही दो, फाइनली रिजल्ट निकाल ही लेते हैं। तो V2 जो है ये हो जाएगा 2 GH डिवाइडेड बाय गामा अंडर रूट। और गामा क्या होता है ये आपको पता ही है, ये हो जाएगा आपके पास V2, और अगर आपको रेट ऑफ फ्लो चाहिए तो ये हो जाएगा A2 V2, और V2 की वैल्यू यहाँ डाल दोगे तो आपको बिल्कुल बढ़िया रेट ऑफ फ्लो भी मिल जाएगा। और ये हमारे लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, लेकिन बहुत सारे इंजीनियर्स के लिए तो ये ब्रेड एंड बटर वाला फॉर्मूला होता है बिल्कुल, बिकॉज हजारों बार वो उसको अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स में यूज़ करते हैं। तो ध्यान रखना कि किसी भी वेंचुरी मीटर के केस में अगर आप देखोगे, लिक्विड्स वाले वेंचुरी मीटर के केस में आप देखोगे, तो इस तरीके से आप रेट ऑफ फ्लो को कैलकुलेट कर सकते हो। इट्स अ लिटिल बिट मोर मैथमेटिकल देन पिटॉट्स ट्यूब, बिकॉज पिटॉट्स ट्यूब में हमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, बट स्टिल बढ़िया सा रिजल्ट है, सिंपल सी डेरिवेशन, और इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आने की अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी रहती है। और इसको लास्टली बिल्कुल फाइनली हम इसको गैस वाले वर्जन में भी कन्वर्ट कर देंगे, बिकॉज यू कैन इजीली सी कि ये सिस्टम मैंने जो अभी आपको अपने सामने दिखाया है ये ओपन सिस्टम है। इसमें गैस भर दोगे तो सब बाहर उड़ जाएगी पूरी की पूरी। तो हमें क्लोज सिस्टम बनाना होगा, मतलब या तो यहाँ पे भी ऐसे मैनोमीटर लगा दो इस तरीके से करके, या नीचे से मैनोमीटर लगा दो, वट एवर यू डू, लेकिन इसका क्लोज सिस्टम बस बना के हम और देख लेते हैं, और उसकी भी एनालिसिस करके देख लेते हैं। सी, ये मैंने इसका क्लोज सिस्टम बना दिया है। यहाँ पे थोड़ी मार्किंग्स कर देते हैं पहले। मान लो सपोज यहाँ पे भी ये वाला जो एरिया है ये A1 है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है। अब ये गैस फ्लो के लिए है, तो मान लेते हैं कि गैस की वेलोसिटी यहाँ V1 है, गैस की वेलोसिटी यहाँ पे V2 है, और फर्दर हमने इसके अंदर लिक्विड भी भरा हुआ है। यू नो वेरी वेल कि V1 वाली वेलोसिटी कम होगी, V2 ज़्यादा होगी। यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो प्रेशर कम होगा। अगर प्रेशर कम होगा तो जो लिक्विड आप नीचे भरोगे वो यहाँ तो ऊपर चढ़ जाएगा, और जहाँ ज़्यादा प्रेशर रहेगा वहाँ लिक्विड नीचे चला जाएगा। तो ये देख लो, ये ब्लू कलर से हम लिक्विड बना देते हैं, और यहाँ पे भी आप देख लो डेंसिटी ऑफ लिक्विड अलग होगी और डेंसिटी ऑफ गैस अलग होगी। दोनों की हाइट्स के बीच में जो डिफरेंस है, नीचे जो ब्लू कलर से बना रहा हूँ दैट एसेंशियली इज अ मैनोमीटर। तो ये हाइट का डिफरेंस अगर मान लो हमारे पास h है, हमारा टारगेट वही है कि हमें V1 या V2 में से एक चीज़ निकालनी है, और वो हम अपने पुराने तरीकों से निकालने वाले हैं। तो चलो लेट मी बिगिन विद द कैलकुलेशंस। डेंसिटी ऑफ गैस को ρg बोल देता हूँ, ठीक है। तब सबसे पहले 1 और 2 के बीच में मैं लगा देता हूँ बर्नौलीज थ्योरम। प्रेशर प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू 0, ठीक है। अभी आप देखो 1 और 2 के बीच में मैं बर्नौलीज थ्योरम लगाने वाला हूँ, तो गैस का प्रेशर 1 और 2 के बीच में तो अलग अलग होगा ही, तो वो तो P1 P2 तो लिखना ही पड़ेगा। दूसरा आप देख लो कि V1 V2 भी अलग ही होगा, तो हाफ रो इंटू V1 स्क्वायर हाफ रो इंटू V2 स्क्वायर। बस H वाला टर्म हमारा पुराने तरीके से कैंसिल हो जाएगा, और मैंने यहाँ पे जो रो लिया है ये गैस का डेंसिटी है। मैंने भी जानबूझ के लिखा नहीं है बिकॉज इट विल बिकम अ लिटिल बिट मेसी। थोड़ी देर बाद मैं रो की जगह रो जी लिखने वाला हूँ। तो यू कैन फर्दर सी कि प्रेशर डिफरेंस विल बी इक्वल टू हाफ रो गैस इंटू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, और A1 V1 इक्वल टू A2 V2 बिल्कुल वैसे ही लगा देंगे जैसे हमने पहले लगाया था। तो मैं आपको बच्चों की तरह एक एक स्टेप लिख के बोर नहीं करूँगा, तो अभी थोड़ा सा अगर ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं तो यू कैन सी कि अगर V2 की जगह आप V1 सब्सटीट्यूट कर देते हो और कॉमन ऑमन ले लेते हो, तो आपको ये मिल जाएगा ऐसे, ठीक है। V2 की जगह मैंने सब्सटीट्यूट किया है A1 बाय A2 इंटू V1, तो ये टर्म आपको मिल जाएगा प्रेशर डिफरेंस का। और फर्दर हमें पता है कि ये जो प्रेशर डिफरेंस है, ये प्रेशर डिफरेंस हमें मैनोमीटर मेजर करके दे देगा। ये प्रेशर डिफरेंस अल्टीमेटली और कुछ नहीं है, ये एग्जैक्टली आपके रो जी एच के बराबर होगा। तो इसको हम कर देंगे रो जी एच के बराबर। अब ये जो रो है, ध्यान रखना बस कि यहाँ पे जो रो है ये लिक्विड का डेंसिटी है, यहाँ पे जो रो था राइट हैंड साइड पे वो गैस का डेंसिटी है। तो देयरफॉर जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो बिल्कुल वैसा नहीं होगा जैसा प्रीवियस रिजल्ट था। फॉर्मूला खैर नहीं हम बना नहीं रहे यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होगा, बट कंसेप्चुअली यू कैन इजीली सी कि सब कुछ एग्जैक्टली सेम ही रहेगा। तो इस तरीके से
ये दो बड़े इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और फॉर्मूले हम याद नहीं करेंगे, लेकिन इन दोनों को समझने से बर्नौलीज थ्योरम की अंडरस्टैंडिंग काफ़ी और बेटर हो जाती है। तो हमने पिटॉट्स ट्यूब और वेंचुरीमीटर तो देख लिए हैं। एंड यहाँ पे आई सीरियसली से कि अब यहाँ पे वीडियो को आप थोड़ी देर के लिए 15-20 मिनट आधे घंटे के लिए चाहिए तो पॉज कर दो। और सबसे पहले दोनों पेटॉट्स ट्यूब और दोनों वेंचुरीमीटर की जो मैंने डेरिवेशंस कराई थी, वो डेरिवेशंस आप एक बार अच्छे से खुद करके देख लो। मतलब आई एम नॉट सेइंग एब्सोल्युटली कि वो डेरिवेशन याद करनी है, लेकिन खुद से अपने हिसाब से आप दोनों के डायग्राम्स बनाओ, दोनों डेरिवेशंस रिपीट करके देख लो। अगर आप ये कर लेते हो, चारों डेरिवेशंस आप रिपीट कर लेते हो, तो तब इसका मतलब है कि आपने सारी चीज़ अच्छे से मास्टर कर ली और उसके बाद फिर आप वीडियो में आगे बढ़ सकते हो। चलो भाई और आगे चलते हैं। और आफ्टर यू हैव मास्टर्ड दीज डेरिवेशंस, या थ्योरी मास्टर करने के बाद अब मैं थोड़े से आपको 2-3 सॉल्व एग्जांपल्स लेके दिखाऊंगा सो दैट द कंसेप्ट कैन बी फर्दर एब्सॉर्ब्ड। बट उसके पहले एक अच्छी सी पिक्चर मुझे इंटरनेट पे मिल गई थी, तो आई थॉट दैट आई विल शेयर विद यू। सी, ये आप देख लो कि ये है तो अल्टीमेटली वेंचुरीमीटर ही। आगे और बड़ा हो जाएगा वापस क्रॉस सेक्शन इसका, वो मैंने दिखाया नहीं है, लेकिन वेंचुरीमीटर में बस इसमें यह है कि आप देख लो कि इसमें कई बार, मतलब आजकल इनफैक्ट अगर आप इंडस्ट्री में जाके देखोगे तो वो इतना मैनोमीटर वगैरह कई बार नहीं लगाते हैं। उसकी बजाय ये जो डिवाइस है इस तरीके की, यहाँ पे एक डिवाइस लगा देते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली आपको वेंचुरीमीटर में प्रेशर डिफरेंस डेल्टा पी ही तो मेजर करना होता है ना। वो मैनोमीटर से मेजर करो या किसी और डिवाइस से मेजर कर लो, एक ही बात है। तो ये लोग क्या करते हैं आजकल, इस तरीके की सिंपल सिंपल डिवाइसेस आती हैं जिसके अंदर कुछ अलग ही स्ट्रक्चर रहता है। ये लगा के आपको यहाँ का प्रेशर P1 और यहाँ का प्रेशर P2, यू कैन ईजिली सी, ये दोनों प्रेशर्स आपको मेजर करके दे देते हैं। और जैसा कि अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो इनकी रीडिंग्स में भी आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। हमें पता है कि यहाँ लो प्रेशर होता है, तो आप खुद ही देख लो कि ये रीडिंग थोड़ी सी कम दिखेगी आपको, ये रीडिंग थोड़ी सी ज़्यादा दिख रही है। तो कुछ भी डिवाइस लगा के ये प्रेशर डिफरेंस मेजर कर सकते हैं। और बाकी अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ एग्जाम्पल्स की तरफ। सी, ये देखो, एक बार इसमें वेंचुरीमीटर पिटॉट्स ट्यूब में अगर आपने थ्योरी में मेहनत कर ली है तो आपको देखना कि आपको एग्जाम्पल्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो आराम से आपको एडवांस में पूछे जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि एडवांस में पूछ रहे हैं तो कोई बहुत ही अलग चीज़ निकाल के पूछेंगे, ऐसा नहीं है। वेंचुरीमीटर पिटॉट्स ट्यूब में इससे ज़्यादा वो जेई लेवल पे कुछ पूछते ही नहीं है। तो अगर इसीलिए मैं बोल रहा था कि थ्योरी अच्छे से मास्टर कर लो, फिर आपको एग्जाम्स में एग्जाम्पल्स में कोई ऐसी दिक्कत आएगी नहीं। सबके आंसर मैंने नीचे दे ही रखे हैं, तो आप चाहो तो इनको खुद से भी अटेम्प्ट कर सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बाकी मेरे साइड से मैं जरा एक एक करके इनको सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखो, यू कैन इजिली सी कि वेंचुरीमीटर है। वेंचुरीमीटर में इन्होंने ये हाइट डिफरेंस मैनोमीटर के अंदर दे रखा है 5.1 मिलीमीटर। अब जरा पढ़ते हैं क्वेश्चन में बोल क्या रहे हैं। सी, गिवन वेंचुरीमीटर में स्पीड ऑफ वाटर आपको दी है पॉइंट के ऊपर 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो बढ़िया है। ये पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी है v1, इसकी वैल्यू इन्होंने दे दी आपको। और उसके बाद ये आपको पूछ रहे हैं कि स्पीड ऑफ वाटर हमें निकालनी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कितनी स्पीड होगी ये हमें निकालनी है। अब आप देख लो, इंटरेस्टिंग बात ये कि ये A1 A2 एरिया नहीं दी है, तो ये भी आप देख लो कि फॉर्मूला रट के जाने वाले बंदों का फिर जेई एडवांस में क्या हश्र होता है। बिकॉज फॉर्मूला खाली रट के कोई बंदा गया है बिना समझे तो उसको ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बनने वाला। लेकिन अगर आप समझ के गए हो तो यू कैन इजीली सी कि बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। बिकॉज अब देख लो कि अगर A1 A2 दे ही नहीं है तो शायद ज़्यादा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाने से तो फायदा होगा नहीं। बर्नौली लगा के देखते हैं। सी, बर्नौलीज थ्योरम बेसिकली ये बोलता है कि जो पॉइंट x है इसको मैं 1 बोल देता हूँ, y को मैं 2 बोल देता हूँ। तो बर्नौलीज थ्योरम बेसिकली ये करके देगी आपको कि P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। ठीक है, ये बर्नौलीज थ्योरम बोलती है। और फर्दर हमें पता है कि P1 माइनस P2, इसको चलो लिख ही लेते हैं, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हो।
और मैनोमीटर हमें साफ साफ बता रहा है कि ये P1 माइनस P2 जो है यही है अल्टीमेटली रो जी डेल्टा एच। तो ये जो LHS है ये है आपका रो जी इंटू डेल्टा एच, और ये है आपका हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर के बराबर। तो आप देख लो, डेंसिटी इन्होंने दी नहीं थी, हमें चाहिए भी नहीं, डेंसिटी कैंसिल हो जाती है, तो यू कैन इजीली सी कि कुछ भी ज़्यादा बचता नहीं है क्वेश्चन में। V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2G डेल्टा एच आ जाता है, और इसके बाद आपका काम आराम से हो जाएगा। बस यूनिट्स का थोड़ा सा ध्यान रखना, बिकॉज आप ये देख लो कि ये चीज़ आपको मिलीमीटर्स में दी है, ये स्पीड आपको सेंटीमीटर पर सेकंड में दी है, तो यूनिट्स का बड़ा खास ध्यान रखना है इसमें। लेकिन आप देख लो कि इसके बाद कुछ बचा नहीं है, बिकॉज V1 की वैल्यू प्रॉब्लम में इन्होंने आपको दी है, G की वैल्यू 10 लेने को बोल ही रहे हैं, H आपको 5.1 मिलीमीटर दिया है, तो ये सब चीज़ें दी हैं। बिल्कुल आराम से फॉर्मूल इस रिजल्ट के अंदर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके V2 निकाल सकते हो। एंड फाइनल एक बार आप आंसर मैच करके देख लो अच्छे से, फिर अगली प्रॉब्लम में चले जाना। बट उसके पहले ये जरूर देख लो कि ये वेंचुरीमीटर पिटॉट्स ट्यूब बड़े मजेदार चीज़ है, बिकॉज उसमें थ्योरी होती है। थ्योरी अगर आपने मास्टर कर ली है तो ये एग्जाम्पल्स में आपको कोई ऐसा चैलेंजिंग चीज़ मिलने वाली नहीं है। अब ये तो खैर ज़्यादा ही आसान हो गया, लेकिन इस तरह के एग्जाम्पल्स भी उन्होंने एडवांस में पूछे हैं। मेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, एडवांस में भी उन्होंने इस लेवल के क्वेश्चन आराम से पूछे हैं। इसमें देखो, इन क्वेश्चंस में दिक्कत उन बच्चों को आती है जो वेंचुरीमीटर पिटॉट्स ट्यूब पढ़ के ही नहीं गए। मान लो अब उन्हें पता ही नहीं है कि वेंचुरीमीटर क्या होता है, तो फिर उनको सारी चीज़ें एग्जाम में बेसिक से सोचनी पड़ेंगी। उनको भी कई बार बन जाता है क्वेश्चन, लेकिन टाइम लगता है, कंफ्यूजन होता है, कई बार नहीं भी बनता है। बट इफ़ यू आर प्रिपेयर्ड स्लाइटली ऑल्सो, तो आपको ये क्वेश्चन आराम से बनेंगे। और आगे चलो, और आगे देखते हैं। हैव अ लुक एट अनदर एग्जाम्पल। अब इसमें भी देख लो, फिगर तो वैसे ही है लेकिन क्वेश्चन अलग है। इसमें भी वही वेंचुरीमीटर दिया है, दोनों जगह पे जो मैनोमीटर की रीडिंग है वो तो इन्होंने दे दी है आपको। अब क्वेश्चन जरा पढ़ के देखते हैं क्या बोल रहे हैं कि गिवन वेंचुरीमीटर में क्रॉस सेक्शन एरिया। अच्छा ठीक है, अब ये दोनों एरियाज इन्होंने A1 और A2 की वैल्यू अब की बार आपको दे दी है। चलो बड़ी अच्छी बात है, A1 और A2 एरियाज की वैल्यू दे दी है, और ये चीज़ दे दिया इन्होंने, और आपको ये बोल रहे हैं कि भाई फ्लो रेट निकालो। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें फॉर्मूला रटने वालों के लिए ये क्वेश्चन बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है, बिकॉज अगर आप फॉर्मूला रट के बैठे हो तो आप 1 सेकंड में सॉल्व कर लोगे, लेकिन हमारा वो टारगेट बिल्कुल नहीं था। तो देयरफॉर आई विल सीरियसली से कि ऐसा मत करना कि 2-3 पेजेस पलट के पीछे से फॉर्मूला निकाल के उसको लगा दो, ये बिल्कुल मत करना। दिस इज द इजी वे आउट। लेकिन आप सोच के देखो कि वो फॉर्मूला की कॉपी आपके पास जेईई एग्जाम में अवेलेबल नहीं होगी, तो फॉर्मूला मत लगाना, आप इसको सही तरीके से पूरा डिराइव करके देख लो, आराम से हो जाएगा। यहाँ पे हमें फ्लो रेट निकालना है, तो देखो क्या करेंगे, यू विल सी वही सारे कैलकुलेशंस हम दोबारा करने वाले हैं। सो लेट्स गो अहेड एंड डू दैट एंड प्रैक्टिस। मान लेते हैं कि स्पीड्स आपकी V1 V2 है, तो प्रेशर प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, प्रेशर प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। ठीक है, ये तो इक्वेशन बन जाएगी। इसको रीअरेंज तो हम कर ही लेते हैं, तो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ठीक है, एक इक्वेशन तो आपकी पुरानी वाली ऐसे बन गई। फिर इसके बाद हमें फर्दर पता है A1 V1 इक्वल टू A2 V2। तो अभी आप देख लो कि यहाँ से बेसिकली सी, अब तक ये तो क्लियर ही है कि मैं जो डेरिवेशन थी फ्लो रेट की वही एक तरीके से दोबारा कर रहा हूँ, तो कर ही लेते हैं आगे कैलकुलेशंस। तो इसमें अगर आप चाहो तो एलिमिनेशंस कर दो। डेल्टा P इज इक्वल टू हाफ रो इनटू, अगर V2 की जगह आप पुट कर देते हो तो ये आपके पास आ जाता है इक्वेशन, और डेल्टा P अल्टीमेटली हो जाएगा रो GH। तो रो GH इज इक्वल टू हाफ रो V1 स्क्वायर भी लगा देते हैं, ये आ जाएगा आपके पास इक्वेशन। डेंसिटी दी नहीं थी, वो कैंसिल हो जाएगी, एंड यू कैन इजीली सी कि अब ये जो इक्वेशन आ गई है, इस इक्वेशन को बस थोड़ा सा सॉल्व कर लो। सॉल्व करके आराम से आपको देख लो, बाकी सब वैल्यूज दी हैं इन्होंने, आराम से आपको V1 की वैल्यू मिल जाएगी। G की वैल्यू आप वही मान लो, अपनी 10 में मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और V1 निकालने के बाद A1 V1 कर देना, A1 V1 विल बी इक्वल टू सिंपली फ्लो रेट, और ये फाइनल आंसर आप आराम से मैच कर सकते हो। सो यू कैन इजीली सी, वही मैं जो बार बार बोल रहा हूँ, इट माइट साउंड अ लिटिल बिट बोरिंग ऑल्सो नाउ, कि थ्योरी अगर कर ली है इसमें तो आपको कहीं कोई दिक्कत आएगी नहीं। एक एग्जाम्पल चलो और देख लेते हैं, ठीक है, इतना कर ही रहे हैं तो एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। अब की बार
जो पाइप था वो पाइप मैंने हॉरिजॉन्टल नहीं दिया है, वो वेंचुरीमीटर का जो मेन पाइप था वो पाइप मान लो थोड़ा सा टेढ़ा है। और अब की बार मैंने वेंचुरीमीटर लिक्विड्स वाला भी नहीं दिया, अब की बार मैंने गैस वाला दे दिया है। तो ये सिस्टम है, टेढ़ा वेंचुरीमीटर है, इसके अंदर से गैस फ्लो कर रही है ऐसे। नीचे मैनोमीटर लगा दिया है मैंने, और उसके बाद मैं आगे अभी कैलकुलेशंस करने वाला हूँ। देख लेते हैं ज़रा क्या क्या दिया है इन्होंने। अब आप देखो, सबसे पहली चीज़ तो इन्होंने ये दे दिया है कि एयर किस रेट से फ्लो कर रही है, बड़ी अच्छी बात। तो जो फ्लो रेट है ये तो इन्होंने दे दिया है 100 लीटर्स पर सेकेंड। ऐसा यूनिट में भी कन्वर्ट कर लो। सी 1 लीटर होता है 10⁻³ मीटर क्यूब। चाहो तो आप कन्वर्ट करके देख लो, तो ये हो जाएगा आपका 100 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा 1/10 मीटर क्यूब पर सेकेंड। आई रिमेंबर मैंने एक बार ये क्वेश्चन अपने टेस्ट में दिया था, और टेस्ट में बहुत सारे बच्चों ने, अच्छे अच्छे बच्चों ने भी ये क्वेश्चन गलत कर दिया था। क्यों? उन्होंने वो 100 की जगह 100 ही डाल दिया था, यूनिट्स के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। तो सबसे पहले ये जो गैस वैस वाले इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, स्पेशली थोड़े इजी होने लगते हैं ना कंसेप्चुअली क्वेश्चंस, तो उसमें ध्यान रखना कि वो कहीं ना कहीं आपको फंसाने की कोशिश करेंगे, और वो यूनिट्स में इन सब में उनमें फंसाने की कोशिश करते हैं। तो यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल विद दैट। तो खैर एनीवे, तो रेट ऑफ फ्लो तो हमें दिया इन्होंने। अब और आगे देखते हैं। बाकी इन्होंने एरियाज भी दे रखे हैं, बड़ी अच्छी बात है। तो चलो ये भी अच्छी बात है कि ये 2 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर A1 A2 भी दे दिया इन्होंने। और उसके बाद आपको ये बोला है कि वाटर लेवल के बीच में जो डिफरेंस है वो हमें H का वैल्यू फाइनली निकालना है। तो ठीक है, चलो एक काम करते हैं, इसमें थोड़े कैलकुलेशंस पहले ही करके रख लेते हैं। सी हमें पता ही है कि अल्टीमेटली वो जिसको हम गामा बोलते हैं वो गामा हमें चाहिए ही रहता है। तो जरा 1 माइनस A1 स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर को भी जरा निकाल के रख ही लेते हैं, ये चाहिएगा ही हमें आगे। तो 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 3/4। ठीक है, ये हमारे पास गामा की भी वैल्यू तैयार है। और अब आगे देखते हैं, आगे के कैलकुलेशन ज़रा चलाते हैं। और हमें पता है अब इतनी प्रैक्टिस करने के बाद कि जो गैस के दोनों पॉइंट्स होते हैं यहाँ पे, इन दोनों पॉइंट्स में जो गैस का प्रेशर होता है 1 और 2, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो प्रेशर डिफरेंस होता है, ये प्रेशर डिफरेंस अल्टीमेटली हो जाता है हाफ रो गैस इंटू V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। और यू कैन सी कि ये जो पॉइंट्स हैं इनमें से मान लो मैं इसको ले लेता हूँ 1 और इसको ले लेता हूँ, सॉरी इसको ले लेता हूँ 1 और इसको ले लेता हूँ 2, बिकॉज फिगर के हिसाब से देखो कि यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर है तभी लिक्विड यहाँ पे नीचे है। तो देयरफॉर P1 माइनस P2 ये है। और इधर अगर आप जरा चेक करके देख लोगे तो हमने इक्वेशन थोड़ी सी गड़बड़ लिखी है, इसको V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर लिखना चाहिए। और स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो इस तरह के कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट यू कैन ईजिली सी कि थोड़ा एक्सपीरियंस होने के बाद यू कैन ईजिली करेक्ट दीज थिंग्स ऑफ। तो हाफ रो गैस मल्टीप्लाइड बाय, नाउ इसमें अगर आप सपोज लेट अस से कि V2 स्क्वायर को कॉमन ले लो तो 1 माइनस V1 by V2 which will be A2 by A1 स्क्वायर। और कैलकुलेशंस अपने को ऊपर भी थोड़े से सही करने पड़ेंगे, बिकॉज ऊपर भी आप देख लो 1 और 2 मैंने थोड़ा उल्टा लिखा हुआ है। तो यू कैन जस्ट करेक्ट दैट ऑल्सो, A2 by A1 होना चाहिए ये। एंड तो खैर ठीक है, यू कैन ईजिली सी कि ये अब हो जाता है आपके पास हाफ। नाउ गैस की डेंसिटी है 1 kg पर मीटर क्यूब, तो ये तो आपको ऐसा यूनिट्स में दी है तो इसको एज इट इज पुट कर दो V2 स्क्वायर। और ये आपका जो गामा वाला पार्ट था ये हो जाता है पूरा 3/4, सो दिस विल बी लाइक 3/8 V2 स्क्वायर। ये आ जाता है आपका प्रेशर डिफरेंस के बराबर। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये हमने अभी एक रिजल्ट तो निकाल लिया है प्रेशर डिफरेंस का, और हमें पता है कि ये प्रेशर डिफरेंस आपका रो GH के बराबर होगा। तो बस अब इसको कैलकुलेट कर लो। तो इसको आगे लेके चलते हैं। रो लिक्विड इंटू G इंटू H इज इक्वल टू 3/8 V2 स्क्वायर। ये हमने फाइनली इक्वेशन बना दी है। और बाकी हमें फर्दर ये पता है कि नीचे इन्होंने जो लिक्विड लिया है ये लिक्विड पानी है, शायद इन्होंने दिया नहीं है क्वेश्चन में। अगर दिया नहीं है तो चलो मैंने इनफैक्ट दिया है, यहाँ पे आप देख लो वाटर लेवल बोला इन्होंने। तो ठीक है, पानी है तो पानी की डेंसिटी हो जाती है 1000, G हो जाता है 10 और 3/8 इंटू V2 स्क्वायर। और
लास्ट में बस इतना एक काम और कर लो कि इसको A2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो यू कैन इजिली सी दैट 3/8 क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय A2 स्क्वायर विल बी इक्वल टू h इंटू 10⁴। ठीक है, यहां तक हमने साथ साथ में कैलकुलेशन करके निकाल लिया। अब इसके बाद देख लो, आपको Q की वैल्यू भी दी है क्वेश्चन में, A2 की वैल्यू भी दी है, आराम से आप इसको रीअरेंज करके ये H की वैल्यू निकाल सकते हो। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा थे इसमें, बट यू कैन इजीली सी कि कंसेप्चुअली कुछ खास होते नहीं है क्वेश्चंस अगर आपने थ्योरी एक बार मास्टर कर ली है तो। सो यू कैन इजीली सी कि हमने थोड़ी सी साइफन की भी बात कर ली है। साइफन के बाद हमने पेटॉट्स ट्यूब और वेंचुरीमीटर, ये दो बड़े छोटे छोटे बड़े इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ तक अभी देख ली हैं। कट।